शायना एनसी और अरविंद सावंत की तकरार से। शिंदे गुट की टिकट पर चुनाव लड़ रही शायना एनसी ने उद्धव की पार्टी के सांसद अरविंद सावंत पर इनडिसेंट कमेंट करने का आरोप लगाया। इसके बाद शायना ने अरविंद सावंत के खिलाफ मुंबई के नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा दी। सावंत के खिलाफ महिला के मर्यादा को जानबूझकर ठेस पहुंचाने, अपमानित करने, डराने और मानहानि की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। असल में अरविंद सावंत मुंबा देवी सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अमीन पटेल के नॉमिनेशन में शामिल हुए थे। पत्रकारों से बात कर रहे थे। अरविंद सावंत ने कहा, मुंबा देवी से शिवसेना के टिकट पर लड़ रही शायना बाहरी हैं, वो इंपोर्टेड माल है। इसी बयान को लेकर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। तो पहले आपको यह सुनाता हूं कि अरविंद सावंत ने आखिर कहा क्या था। उनकी हालत देखो ना भैया, जिंदगी भर वो भाजपा में रही, अब कहीं नहीं तो इनके दूसरे पार्टी में गई। और ये इम्पोर्टेड नहीं चलता, यहाँ इम्पोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है, ओरिजिनल माल है हमारा। सुप्रिया सुले ने आज अजित पवार के 70,000 करोड़ के घोटाले पर सवाल उठाया। अजित पवार के करप्शन पर देवेंद्र फडणवीस से सफाई मांगी। फडणवीस पर अजित पवार को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। आज सुप्रिया सुले ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में अजित पवार को लेकर देवेंद्र फडणवीस से 3 सवाल पूछे। सुप्रिया सुले ने पूछा, अजित पवार लगे करप्शन के आरोपों से जुड़ी फाइल फडणवीस ने अजित पवार को दिखाई, उन्हें डराया, क्यों किया? सुप्रिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पब्लिक मीटिंग में अजित पवार पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था। देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इस केस की जांच के आदेश दिए थे। जांच रिपोर्ट की फाइल पर दस्तखत भी मुख्यमंत्री होने के नाते देवेंद्र फडणवीस ने किए थे। सुप्रिया सुले ने कहा, फडणवीस ने जिन अजित पवार के खिलाफ जांच करवाई उन्हीं को बुलाकर उनकी फाइल दिखाई। फडणवीस ने संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं देवेंद्र जी को एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ कि अजीत पवार जी पे उन्होंने जो आरोप किए 70,000 करोड़, उसकी फाइल उन्होंने ऑन ओथ अजीत पवार को दिखाई। इसका जवाब देवेंद्र फडणवीस को देना पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार पे आरोप किया, उसके बाद उनके आरोपों के बाद ही इंक्वायरी लगी। उसके बाद एक सीएम के नाते फाइनल सिग्नेचर मायने रखता है। किसने ऑर्डर की? देवेंद्र फडणवीस जी ने की। और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जी ने अजीत पवार जिसके खिलाफ उन्होंने इतने सारे आरोप किए उसको बुलाया और दिखाया कि देखो ये क्या हो रहा है। तो जिस बच्चे को आप कह रहे हैं जिस बच्चे ने कॉपी किया, उसी बच्चे को आप दिखा के आपका पेपर दिखाएंगे और इसका जवाब देवेंद्र फडणवीस जी को देना पड़ेगा। उनके प्रेशर में आर पाटिल एक ईमानदार आदमी था, इसलिए अपने ही पार्टी के नेता से बात करके उन्होंने शायद इंक्वायरी लगाई होगी, लेकिन वो होम मिनिस्टर थे। फाइनल अथॉरिटी इज चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। तो अजीत पवार की इंक्वायरी आर पाटिल ने नहीं लगाई, अजीत पवार की इंक्वायरी देवेंद्र फडणवीस एज सीएम महाराष्ट्र लगाई। ऑन ओथ होते हुए भी उन्होंने अजीत पवार जी को बुलाया और फाइल दिखाई। ये गलत है, इसकी इंक्वायरी होनी। और वो भ्रष्टाचार की फाइल है। ये आरोप हमने नहीं किए, मैंने हमेशा उसका खंडन किया है। ये आरोप देवेंद्र फडणवीस जी। मुंबई की माहिम सीट को लेकर ठाकरे परिवार और महायुति में भी लड़ाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। माहिम से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव में अमित ठाकरे के खिलाफ उद्धव की शिवसेना ने महेश सावंत को खड़ा किया है। राज ठाकरे का परिवार और उनकी पार्टी के नेता बार बार उद्धव को इस बात की याद दिलाते हैं कि आदित्य ठाकरे के चुनाव में एमएनएस ने उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था। उद्धव ने परिवार के मर्यादा का ख्याल नहीं रखा। आज माहिम सीट को लेकर संजय राउत ने साफ साफ बात की। संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे महायुति को सपोर्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र में अगाड़ी एक सीट का भी रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए उनकी पार्टी ने अमित ठाकरे के खिलाफ कैंडिडेट दिया है। राउत ने कहा कि अमित
बाला साहब के परिवार के बेटे हैं, उन्हें लड़ाई से क्यों डर लग रहा है? संजय राउत ने कहा कि माहिम शिवसेना का गढ़ है और वहां से महेश सावंत ही जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी को जो मदद करता है, जो पार्टी के आने से भारतीय जनता पार्टी को मदद मिलेगी, ऐसी कोई किसी भी पार्टी को हम समर्थन नहीं देंगे। राज ठाकरे की पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिनकी कोई विचारधारा ही नहीं। 2 साल पहले ये बोल रहे थे मोदी और शाह को महाराष्ट्र में आने मत देना, और आज आप मोदी शाह के गुण गा रहे हो। ये सब स्वार्थ की राजनीति है, महाराष्ट्र के हित के लिए काम नहीं कर रहे, इसलिए हम इस पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। परिवार का मामला परिवार देख लेगा ना, आप क्यों पॉलिटिक्स लाते हो? परिवार का मामला है तो परिवार बैठकर देख लेंगे आपस में, उसमें राजनीति क्या है? एक बेटा हमारा परिवार का चुनाव में खड़ा है, लड़ने दो उसको, लड़ेगा और जीतेगा। इस प्रकार से अगर लड़ता है तो लड़ने में मजा है ना, दिखाया था बड़ा दिन, लेकिन उस वक्त की पोजीशन अलग थी, स्थिति अलग थी। इतना ही कहता हूं कि शिवसेना का उम्मीदवार महेश सावंत है, वो जीत जाएगा, हमारा ही गढ़ है ये। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पार्टी को महाराष्ट्र के चुनाव में एक मुश्किल में डाल दिया। ऐसा बयान दे दिया जो पार्टी को भारी पड़ सकता है। खड़गे ने यह बयान दिया तो कर्नाटक में, लेकिन इसकी गूंज महाराष्ट्र और झारखंड में सुनाई दी। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के नेताओं को नसीहत दी है कि वो चुनाव में उन्हीं गारंटियों का ऐलान करें जिन्हें पूरा करने के लिए उनके पास पैसा हो। कहीं ऐसा ना हो कि चुनावी गारंटी पूरा करने के चक्कर में पूरा राज्य दिवालिया हो जाए। खास बात यह है कि खड़गे ने अपनी पार्टी के नेताओं को यह सलाह कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार के सामने दी। खड़गे ने इन दोनों नेताओं के सामने ही कहा, चुनावी गारंटी का ऐलान करने से पहले उसके बजट के बारे में असेसमेंट किया जाना चाहिए, वरना पार्टी का नाम खराब होगा। आपने यहाँ कितनी गारंटी दी है? 5। आपकी 5 गारंटी को देखते हुए मैंने महाराष्ट्र में 5 की घोषणा की है, लेकिन आपने कहा है कि एक गारंटी हटा दी जाएगी। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। लगता है आप अखबार नहीं पढ़ते, ये अखबारों में आया है। उन्होंने कहा कि हम समीक्षा करेंगे। जब आप समीक्षा करते हैं तो ये आलोचना करने का अवसर खोलता है। मैंने कहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को 5, 6, 10 या 20 गारंटी की घोषणा नहीं करनी चाहिए। गारंटी की घोषणा बजट के आधार पर की जानी चाहिए, अन्यथा दिवालियापन हो जाएगा। अगर सड़कों के लिए पैसे नहीं है तो हर कोई आपके खिलाफ हो जाएगा। अगर सरकार फेल होती है तो आने वाली पीढ़ी के पास बदनामी के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ये बातें कन्नड़ में कही गई थी, हमने आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन सुनवाया। अब मैं आपको बता देता हूं कि कर्नाटक सरकार की वो कौन सी चुनाव की गारंटियां हैं जिन्हें पूरा करने में अब सरकार के पसीने छूट रहे हैं। कर्नाटक में इस वक्त 5 मुफ्त की स्कीम्स चल रही हैं। इसमें पहली गारंटी है अन्नभाग्य। इस योजना के तहत सरकार हर बीपीएल परिवार को महीने में 10 किलो चावल मुफ्त में देती है। दूसरी गारंटी है गृह लक्ष्मी योजना। इसके तहत परिवार की एक महिला के बैंक अकाउंट में हर महीने 2000 रुपए भेजे जाने हैं। तीसरी गारंटी है गृह ज्योति। इस योजना के तहत हर घर को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वायदा किया गया है। और चौथी गारंटी है शक्ति फ्री बस योजना। इस योजना के तहत महिलाओं को सरकारी बसों में फ्री बस सेवा प्रदान की जानी है। पांचवी गारंटी है युवा निधि योजना। इस योजना के तहत बेरोजगार डिप्लोमाधारी को 1500 और बेरोजगार ग्रेजुएट को 3000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने बयान दिया था कि सरकार शक्ति फ्री बस योजना की समीक्षा कर सकती है, क्योंकि कई महिलाओं ने टिकट लेने की इच्छा जताई है। इसी पर कर्नाटक में बीजेपी ने पलटवार किया और सरकार से अपने चुनावी वादे से पीछे हटने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर एक के बाद एक 4 ट्वीट किए। मोदी ने लिखा कि कर्नाटक हो, हिमाचल हो या फिर तेलंगाना, कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए वादे तो कर देती है, लेकिन इसके लिए पैसा कहां से आएगा इस पर नहीं सोचती। मोदी ने लिखा, जनता को कांग्रेस के खोखले वायदों से सावधान रहना चाहिए। दिल्ली में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद ही कांग्रेस की पोल खोल दी।
आज कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से पहली बार स्वीकार किया है कि कांग्रेस के द्वारा जो होता रहा है वो जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात रही है। क्या श्रीमान खड़गे साहब माफी मांगेंगे जो तेलंगाना में हो रहा है, जो कर्नाटका में हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है? और जिस तरह से तथाकथित इंडिया गठबंधन के लोग घोषणे का अंबार लगाने की बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में, झारखंड में, ये क्या है? अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया। ट्रंप ने हिंदुओं को दिवाली की बधाई देते हुए लिखा कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं। ट्रंप ने कहा कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पर हमले हो रहे हैं, लूटपाट की जा रही है, बांग्लादेश में पूरी तरह से अराजकता की स्थिति है। ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में अपनी राइवल कमला हैरिस और प्रेसिडेंट जो बाइडेन पर आरोप लगाते हुए कहा उन्होंने दुनिया भर और अमेरिका में हिंदुओं की अनदेखी की है। ट्रंप ने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो ऐसा कभी नहीं होने देते, वो अमेरिका में रह रहे हिंदुओं की भी रक्षा करेंगे। भारत में विश्व हिंदू परिषद जैसे कई संगठनों ने ट्रंप के इस बयान का स्वागत किया। वीएचपी के स्पोक्सपर्सन विनोद बंसल ने कहा कि हिंदुओं के खिलाफ होने वाली हिंसा की वर्ल्ड लीडर आलोचना नहीं करते। कई नेता तो ऐसे हैं जो हिंदुओं पर हुए जुल्म की खबर को दबा देते हैं, उसे नोटिस ही नहीं करते। ऐसे में ट्रंप के बयान से दुनिया का ध्यान बांग्लादेश हिंदुओं की तरफ जरूर जाएगा। ये एक स्वागत कदम है। देखिए कि कोई वर्ल्ड लीडर और खासकर अमेरिकन लीडर इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो गंभीर था और नहीं होना चाहिए था और इसी चीज़ें रुकनी चाहिए थी। तो इस एक स्वागत कदम है। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी अजीब विचित्र विडंबना है देश की और दुनिया की कि जब हिंदुओं के ऊपर हमले होते हैं, हिंदुओं को सताया जाता है, तो न सिर्फ बाकी वर्ल्ड लीडर्स जो है ना चुप्पी साध लेते हैं, अपितु साथ ही साथ उस ऑपरेशन को ऑपरेशन नहीं माना जाता, उसको उत्पीड़न को उत्पीड़न नहीं माना जाता, ऐसी खबरों को छुपाया भी जाता है। तो ये स्वागत कदम है। मैं कहता हूँ डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों, यूएन सेक्रेटरी जनरल को और बाकी लोगों को भी इस बारे में और यूएन एचआरसी को भी आगे आना चाहिए। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ और हो रहा है बेहद गंभीर है। आज की अच्छी खबर आपको बता दूं, भारत चीन सीमा पर भारतीय सेना ने आज से पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। पूर्वी लद्दाख के डेमचौक और देपसांग में डिसएंगेजमेंट के बाद आज से डेमचौक पर निगरानी शुरू हो गई है। जल्दी देपसांग पर भी पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। इसी बीच आज अरुणाचल प्रदेश से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और केंद्र सरकार में मंत्री किरेन रिजिजू भी भारत चीन बॉर्डर पर सेना के जवानों से मिलने पहुंचे और उनकी हौसला अफजाई की। किरेन रिजिजू बॉर्डर पर मौजूद चीन के सैनिकों के पास भी गए और उनसे भी थोड़ी बहुत बातें की। थोड़ा इसको हम जय हिंद नारा लगाते हैं। ये बहुत बड़ा सिंबल है ना। 108 ये लोग हाई एल्टीट्यूड प्रॉब्लम नहीं होता क्या? पूछो।这里的地方很高，你们的身体也好过的是。我们的身体已经适应了，没关系。कोई सा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होने से ऑक्सीजन। हरियाणा में चुनाव खत्म हो चुके हैं, बीजेपी की सरकार बन चुकी है, लेकिन राहुल गांधी की जलेबी की फैक्ट्री अभी भी चर्चा में बनी हुई है। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गोहाना पहुंचे। वहां उन्होंने अपने हाथ से गोहाना की मशहूर जलेबी बनाई, उसका स्वाद भी चखा। असल में आज हरियाणा का स्थापना दिवस है। इस मौके पर नायब सैनी एक प्रोग्राम में गोहाना गए थे। यहाँ उन्होंने हरियाणा दिवस के साथ साथ भगवान विश्वकर्मा की जयंती भी मनाई और उसके बाद गोहाना के मशहूर मातूराम जलेबी वाले के यहाँ गए। यहाँ उन्होंने पहले खुद जलेबियाँ बनाई,
बीजेपी नेताओं के साथ बैठकर जलेबी खाई और बाद में इसकी तस्वीरें पोस्ट करते हुए राहुल गांधी पर चुटकी भी ली और लिखा कि हरियाणा में गोहाना की मातूराम की देसी जलेबी चलती है, फैक्ट्री की जलेबी नहीं। असल में राहुल गांधी की जलेबी की फैक्ट्री एक बड़ा मजाक बन गई है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने एक दिवाली पर डिनर दिया था, उसमें एक जलेबी का स्टॉल लगाया गया था जिसका नाम उन्होंने दिया था जलेबी की फैक्ट्री और जिसका लोगों ने खूब मजाक उड़ाया था।